बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास फिज़िक्स। चैप्टर नंबर है बच्चों हमारा 7 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम की मोशन को। बच्चों सिंपल पेंडुलम की मोशन एक एग्जाम्पल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उसी को हम आज डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका एक एक पॉइंट डिटेल के साथ सिखाऊंगा। कोई भी कन्फ्यूजन आपकी इस टॉपिक को समझने के बाद बाकी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। और जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक को लेके, वो तमाम क्वेश्चंस के मैं आपको इस वीडियो में आंसर कर दूंगा, ताकि आपको एक मुकम्मल कंसेप्ट मिल सके और आप अच्छे तरीके से इसको सीख सकें। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की। हमने पढ़ा था कि ये एक वाइब्रेटरी मोशन होती है, टू एंड फ्रो मोशन होती है, जिसके पास कुछ खसूसियात होनी चाहिए, क्योंकि हर वाइब्रेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ठीक है, तो उसके पास क्या खसूसियात होनी चाहिए कि उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के। एंड सेकेंडली एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होनी चाहिए। ये कुछ कंडीशंस थी जो कि ज़रूरी हैं। ठीक है, और ये कंडीशन अगर वाइब्रेटरी मोशन में पाई जाएंगी तो फिर वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल से मतलब आपने ये लेना है कि इसकी मोशन जो वाइब्रेटरी मोशन है वो अलोंग द स्ट्रेट लाइन हम कंसीडर करेंगे। लेकिन जब हम पेंडुलम की बात करते हैं वो तो ऐसे फिर कर्व पाथ पे ऐसे ऐसे मूव करता है ऐसे। तो उसका फिर हल ये है कि आपने इस पेंडुलम को बहुत छोटे एंगल थीटा के थ्रू डिस्प्लेस कराना है, ताकि इसकी मोशन ऐसे ऐसे रहे और ऐसा फील हो जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मोशन है। ठीक है, क्योंकि अगर कर्व पाथ का आप बहुत छोटा सा पीस ले लेते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट ही कंसीडर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, ये बात माइंड में रखें, मैं फिर भी बताऊँगा, इस्तेमाल होगी। क्योंकि हमें क्यों बार बार कहा जाता है, पहला क्वेश्चन जो आपके माइंड में आता है, जो कन्फ्यूजन आती है कि हमने इस पेंडुलम को स्मॉलर एंगल तक डिस्प्लेस कराना है, ज़्यादा एंगल नहीं रखना है। क्यों बच्चों? इस वजह से क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है जो कि जस्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन होती है। अगर आप ज़्यादा एंगल पे डिस्प्लेस कराएंगे तो फिर वो कर्व पाथ पे मूव करना स्टार्ट कर देगा और वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगी। ठीक है बच्चों, इसलिए ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले बात करेंगे सिंपल पेंडुलम होता क्या है। बच्चों सिंपल पेंडुलम एक स्ट्रिंग होती है जिसका वेट बहुत कम होता है। उसके साथ हमने एक बॉडी अटैच की है जो कि हैवी होती है लेकिन स्मॉल इन साइज होती है। ठीक है, अच्छा, जिसको हम बाब कहते हैं। अब इसका वेट स्ट्रिंग के मुकाबले में अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो स्ट्रिंग का वेट इसके मुकाबले में बहुत ही कम होता है। ठीक है, अब ये मैस इसका m है, इसका वेट जो है वो mg है, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ हमने क्या रखी है जी, l लेंथ रखी है इसकी। ठीक है, ये सेटअप आपके पास क्या कहलाता है, पेंडुलम। यानी सिंपली एक आपके पास स्ट्रिंग है जिसके पास दो क्वालिटीज़ हों, वो बहुत ही लाइट हो यानी वेटलेस हो, उसका वेट इस बाप के मुकाबले में बहुत कम हो। दूसरा वो इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, इसमें लचक नहीं होनी चाहिए, इसमें खिंचाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो क्यों नहीं आना चाहिए आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा पेंडुलम। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे, सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल हैवी मास अटैच्ड टू अ वेटलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सिंपल पेंडुलम क्या है, एक हैवी मास जो एक इनएक्सटेंसिबल और वेटलेस स्ट्रिंग के साथ अटैच होता है और वो स्ट्रिंग फिक्स होती है अपर एंड से। तो ये स्ट्रिंग का अपर एंड देख सकते हैं किसी भी सपोर्ट के साथ हमने फर्मली अटैच किया हुआ है। ओके, तो ये आ जाता है हमारे पास सिंपल पेंडुलम। अब हम इसकी मोशन को डिस्कस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गौर से सुनिएगा बच्चों। देखो इस वक्त जब वो इनिशियल पोजीशन पर है, ठीक है, तो इस वक्त अगर मैं कहता हूं कि अगर हमने बॉडी के साथ कोई भी मास अटैच नहीं किया, वो इस तरह से ये रस्सी जो है वो इस तरह से ढीली ढाली होगी, है ना। लेकिन जब आप इसके साथ कोई बॉडी अटैच कर देते हैं तो बॉडी अटैच करने से क्या होगा, इसके अंदर ऐसे खिंचाव आ जाएगा, ऐसे टेंशन आ जाएगी ये। ठीक है, ये हमने मास अटैच किया था, उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट हुआ था ना, mg। ठीक है, वो एक एक्शन था, उसके रिएक्शन के तौर पे ना बच्चों इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाती है, खिंचाव आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर इस पेंडुलम के साथ क्योंकि हमने एक हैवी मास अटैच किया हुआ है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है, W इज इक्वल टू mg। ये एक्शन है, एज अ रिएक्शन स्ट्रिंग के अंदर टेंशन आ जाती है T। लेकिन इस केस के अंदर जब ये इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन पर पड़ा हुआ है, इसका वेट और टेंशन दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं। जब वेट और टेंशन दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगे तो इस सिचुएशन में, ठीक है, इसको मैं पोजीशन O कह देता हूं, इस O पोजीशन या इस इक्विलिब्रियम पोजीशन या इस मीन पोजीशन के ऊपर क्या होता है,
वेट सारे का सारा इस टेंशन के इक्वल और ऑपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कंप्लीटली खत्म कर देते हैं। आप देखेंगे ना ये बाप ऊपर को मूव करता है ना ये नीचे को मूव करता है, मतलब इसके ऊपर जो दो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो इक्वल और ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रही होती हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहां पर एट मीन पोजीशन नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो होती है इस केस के अंदर, और जो आपके पास टेंशन है स्ट्रिंग के अंदर वो इक्वल होती है जी किसके, वेट के, या डब्ल्यू कह लें या उसको एम जी कह लें, टी इज इक्वल टू एम जी। अब दोनों एक दूसरे के इक्वल और ऑपोजिट हैं, नेट फोर्स इस केस के अंदर जीरो होती है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए इसमें किसी किस्म की कोई मोशन नहीं होती। ओके, लेकिन जब आप इसको एक स्मॉल एंगल थीटा के थ्रू डिस्प्लेस करा देते हैं, ऐसे यहां से आपने इसको यहां शिफ्ट कर दिया, ठीक है, आपने एक स्मॉल एंगल थीटा के थ्रू डिस्प्लेस कराया। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा शो किया इसलिए क्योंकि डायग्राम बनाते हुए मैंने एक्सप्लेन करनी है तो फिर मुश्किल होता है उसको एक्सप्लेन करना, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा एंगल पे इसको डिस्प्लेस कराया। आपने बिल्कुल स्लाइट एंगल पे इसको डिस्प्लेस करना छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, तो अब क्या होगा, इसका जो वेट है वो आपको पता है, वेट किसी भी बॉडी का वो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। इसका वेट अभी तक ऐसे डाउनवर्ड ही एक्ट कर रहा था एम जी, यहाँ पर भी। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, पहले वेट और टेंशन एग्जैक्टली अपोजिट थे, तो पूरे का पूरा वेट टेंशन के अपोजिट है, पूरे का पूरा वेट टेंशन से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहां देखो, अब ये वेट पूरे का पूरा इस टेंशन के अपोजिट नहीं है, तो अब पूरे का पूरा वेट कैंसिल नहीं होगा, वेट का सिर्फ एक कंपोनेंट होगा। हम वेट को रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट्स के अंदर, दो कंपोनेंट्स बनाता हूं। ठीक है, एक कंपोनेंट हम इसकी डायरेक्शन में ले लेते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए, और दूसरा उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो दूसरा कंपोनेंट यहां पर हो जाएगा। अब बच्चे इतराज करते हैं, सर ये आपने कैसे कंपोनेंट्स ले लिए? कंपोनेंट तो हम ऐसे लेते हैं, बिल्कुल सीधे सीधे इस तरह से। तो बच्चों याद रखो, आप चाहो तो यूं भी कंपोनेंट्स ले सकते हो, शर्त क्या है कि इनके दरमियान एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए इसी के साथ पैरेलली एक कंपोनेंट ले लिया, ठीक है, और ये दूसरा कंपोनेंट ले लिया। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसमें से कौन सा कंपोनेंट बेस है और कौन सा कंपोनेंट जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है, उसका पता चलता है। लेकिन जब तक आपको थीटा का पता नहीं चलेगा, थीटा यहां पर है या यहां पर, उस वक्त आपको पता नहीं चलेगा। अब पहला जो यहां पर कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं बैकग्राउंड नॉलेज में, वो ये है कि दो लाइन अगर पैरेलल हो और थर्ड लाइन उसको यूं क्रॉस कर रही हो, तो ये वाले जो एंगल्स होते हैं जिसको मैंने हाईलाइट किया, ये दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इन दो लाइन की जगह पहली लाइन समझिए ये वाली है, और दूसरी लाइन ये, दोनों वेट के तो दोनों पैरेलल होंगे। अगर आप इसको एक्सटेंड करें तो ये दोनों के दोनों ऐसे पैरेलल लाइंस है, ये दोनों वेट वाली ऐसे, ठीक है, दो लाइंस पैरेलल, और थर्ड इसको यूं क्रॉस कर रही है, तो जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर होगा अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन। तो यहां पर एंगल होगा जी थीटा। ठीक है, अच्छा, अब आपको पता है कि जब हम एक फोर्स को क्लास 9th में सीखे थे कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना, तो वो कुछ इस तरह से थी, ये फोर्स एफ थी। ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रा किया आपने ऐसे, तो एक ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये किए, ये इसका जो है वो बेस वाला कंपोनेंट होता था। थीटा के अपोजिट साइड को हम कहते थे परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर के साथ हम यूज करते थे साइन ऑफ थीटा। ठीक है, और जो थीटा एंगल होता था वो हमेशा बेस और एक्चुअल वेक्टर के दरमियान होता था। जैसे यहां पर एक्चुअल वेक्टर फोर्स है और जो एफ है, और जो बेस है वो क्या है, ये वाला एफ कॉस थीटा, और बेस के साथ हम क्या यूज करते थे, कॉस थीटा। अब जरा यहां देखो, ये हमने कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, और हमें पता चला इस रूल के मुताबिक कि अगर यहां पर एंगल थीटा है तो यहां पर एंगल थीटा होगा। कई बच्चे यहां बना देते हैं, वो गलत हो जाएगा। ये है एंगल थीटा, अगर यहां एंगल थीटा है तो अब एंगल थीटा यहां पर होगा। ठीक है, अब जरा देखिए, ये एक्चुअल वेक्टर है वेट का, थीटा किसके दरमियान होता है, अभी ये भी सिखाया आपको, बेस और एक्चुअल वेक्टर के दरमियान। ये है हमारा एक्चुअल वेक्टर, तो फिर ये बेस होगी, तो बेस के साथ हम कॉस लगाते हैं। अगर एफ है तो एफ कॉस थीटा था। अब यहां अगर एम जी है तो वो क्या बन जाएगा, एम जी कॉस थीटा। यहां पर लिख देंगे एम जी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अगर ये बेस है तो फिर ये क्या होगा, परपेंडिकुलर। आप यहां भी ड्रा कर सकते हैं इसको, आप यहां भी ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, यहां के बजाय यहां ड्रा करें तो आपको पता भी चल जाएगा थीटा के अपोजिट साइड है, ये परपेंडिकुलर होगी, तो हम इसको लिख देंगे जी एम जी साइन ऑफ थीटा। ओके बच्चों, सही है। तो ये एम जी कॉस थीटा और ये आगे जी हमारे पास एम जी साइन थीटा। ठीक है, आप जरा देखिए, एक नई पोजीशन के ऊपर, इस पोजीशन को मैं कह देता हूं जी पोजीशन ये वाली ओ थी, और इस पोजीशन को बोल देता हूं पोजीशन नंबर ए। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे एट पोजीशन ए, एट
पोजीशन ए पोजीशन के ऊपर नेट फोर्स जो है अब जीरो नहीं है, ठीक है, नेट फोर्स इज नॉट जीरो, नेट फोर्स इज नॉट जीरो। अब कैसे जीरो नहीं है मैं आपको बताता हूं। देखो मेरे बच्चों, यहां पर इस सिचुएशन में जब हमने वेट को ब्रेक कर ले कंपोनेंट्स में, अब ये तीन फोर्सेज हैं, इसको नहीं आपने डिस्कस करना, इसको दो पार्ट्स में सेपरेट कर दिया, एक ये और एक ये, एक फोर्स इधर को, एक फोर्स इधर को और एक फोर्स ऊपर को, ठीक है। अब जरा सोचो, ये बॉल के ऊपर जो इधर एक फोर्स लग रही है टेंशन की, एक उसके अपोजिट लग रही है mg cos थीटा वेट का एक कंपोनेंट, लेकिन ये बॉल ना तो ऊपर जा रही है ना ही ये बॉल इस तरफ को जा रही है ना, ऊपर या नीचे इस तरह से मूव नहीं कर रही। तो मतलब ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स दोनों इक्वल भी हैं और ऑपोजिट भी हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देती हैं। यहां पर जो है वो टेंशन अब जो है वो इक्वल है जी mg cos ऑफ थीटा। पहले बॉल मूव नहीं कर रही थी इस सिचुएशन में क्योंकि वेट पूरे का पूरा टेंशन से कट रहा था। अब वेट पूरे का पूरा टेंशन से नहीं कट रहा, वेट का सिर्फ एक कंपोनेंट mg cos थीटा है जो कि इस टेंशन से कैंसिल आउट हो रहा है। अब जो बाकी बचने वाला है ना ये mg sin थीटा, इसको कोई कैंसिल नहीं कर रहा। ये mg sin थीटा ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोशन ऑफ दिस पेंडुलम। ये मोशन इसकी पेंडुलम की जो है वो इस तरह से होगी, ठीक है। तो यहां से इसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आने वाला जो कंपोनेंट है वेट का mg sin थीटा ये रिस्पॉन्सिबल है और यही एक्ट करता है एज अ रीस्टोरिंग फोर्स और यही बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेके आता है। इसकी रीस्टोरिंग फोर्स की डेफिनेशन भी आपको याद होगी, वही क्लास 10th वाली, कि एक बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है उसको मीन पोजीशन की तरफ लेके आने वाली फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स होती है। ओके, तो बच्चों यहां पर देख लिया हमने कि ये रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पे एक्ट करता है, समझ के। ओके जी, तो यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स है, टेंशन आपने देख लिया, यहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं है, क्यों? क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ ये कंपोनेंट से कैंसिल हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा ये बाकी बचा हुआ है, ये कैंसिल आउट किसी से नहीं हुआ, ये बैलेंस नहीं हुआ, इसलिए नेट फोर्स अब जीरो नहीं है। इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट हो रही है, वो रिस्टोरिंग फोर्स है और वो mg sin थीटा के बराबर है, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया। तो इस केस में जो फिर हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स आएगी Fr, ठीक है, वो कितनी आएगी जी? वो रिस्टोरिंग फोर्स आएगी जी हमारे पास mg sin ऑफ थीटा, यही रिस्पॉन्सिबल है इस पेंडुलम की मोशन के लिए। अच्छा बच्चों, अब देखो यहां से इधर आते हुए ना इसने कुछ फासला तय कर लिया, यानी यहां से यहां तो डिस्प्लेस हुआ था उसको हम मान लीजिए कि ये कह देते हैं कि यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट कितना है जी? वो x है, ठीक है। यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x डिस्प्लेसमेंट है। और इसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है जी? l इसकी लेंथ है, ठीक है। फिर से सुन ले, यहां से यहां तक ये जो डिस्प्लेस हुआ वो डिस्प्लेसमेंट कितना है उसको हम x से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इस पेंडुलम की जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास? l है। अच्छा, अब ये भी याद रखें कि जितना जो है वो हमने इसको इसके ऊपर एक फोर्स लगाई होती है ना, अप्लाई करते हैं फोर्स, उतनी ही इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स आती है। तो इसलिए यहां पर आपको ये कंसेप्ट याद रखना है कि ये जो अप्लाइड फोर्स है ना FAP वो बराबर होती है रिस्टोरिंग फोर्स के FR, लिख देता हूं मैं इसको। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, अप्लाइड फोर्स आपने इधर को लगाई थी और रिस्टोरिंग फोर्स उसके अपोजिट में आ रही है ऐसे, तो जब भी दो वेक्टर एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो हमने किसी एक को नेगेटिव साइन से शो करना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं यहां पर नेगेटिव साइन लगा देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स और ये उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है दोनों इक्वल और अपोजिट हैं, ठीक है। तो बच्चों इस केस के अंदर आप इसको सिंपली हम लिख देते हैं जी F लिख देते हैं, ठीक है। और माइनस और रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू ये हमने बना के रखी mg sin ऑफ थीटा, ये आ जाती है हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स का कंपोनेंट। ओके जी, अब यहां पर एक कंसेप्ट हमने इस्तेमाल करना है कि हमने ये तो देखा ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है, यानी थीटा बहुत स्मॉलर एंगल तक डिस्प्लेस करेंगे, ये ऐसे 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 वाइब्रेट करेगा, तो इसकी जो मोशन है वो अप्रोक्सीमेटली ऐसी समझी जाएगी जैसे एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जो है वो वाइब्रेटरी मोशन हो रही है, और ऐसा उसी सूरत पॉसिबल है जब थीटा की वैल्यू बहुत कम हो। तो बच्चों ये बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताई थी, तो क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू बहुत कम है, तो जब थीटा की वैल्यू कम होती है तो साइन थीटा और थीटा दोनों एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। अब आपका माइंड ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहा होगा, है ना, तो उसका सोल्यूशन है मेरे पास। ये देखिए, ये साइन थीटा और यहां पर थीटा, मैंने यहां पर लिखा साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, ये जो मैंने ऐसे टेढ़ा करके इक्वल लिखा ना, इसका मतलब है अप्रोक्सीमेटली इक्वल, एग्जैक्टली इक्वल मैं नहीं कह रहा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल कह रहा हूं, ठीक है।
अब साइन थीटा की 1 डिग्री पे वैल्यू लो, जरा कैलकुलेटर में लिखो साइन 1 डिग्री, आपको ये वैल्यू मिलेगी। फिर साइन 2 डिग्री आपको ये वैल्यू मिलेगी, साइन 3 डिग्री पे ये मिलेगी, साइन 4 डिग्री पे आपको ये। तो ये आपने साइन की वैल्यू 1 2 3, थीटा की वैल्यू 1 2 3 पुट की, और आपको जो साइन की वैल्यू मिलती है वो आपने यहाँ पे रख दिया ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद क्या करें, वही 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री को आप क्या करें, रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ पर लिखिए थीटा 1 रेडियन आपके पास किस तरह मिलेगी, वो वैल्यू आपको मैं बता देता हूँ। पाई डिवाइडेड बाय 180 करेंगे ना तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये और भी डिजिट्स आते हैं, मैंने कुछ स्किप किए मैं, 0.01745। अब जरा देखो 1 डिग्री पे ये और 1 डिग्री पे ये थीटा की वैल्यू, 1 डिग्री पे साइन की वैल्यू आपके पास सेम टू सेम मिल रही है, 0.01745, 0.01745, ठीक है, सेम मिल गई ना। अब थोड़ा थोड़ा सा एंगल बढ़ाते रहो, ठीक है, तो कुछ कुछ सिमिलरिटीज आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। देखिए एंगल जब आपका 2 डिग्री था तो साइन मिला 0.03489, और इसी को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब अगर 1 रेडियन के लिए 1 थीटा के लिए हमारे पास 1 डिग्री के लिए हमारे पास थीटा की वैल्यू 0.01745 है, तो 2 के लिए क्या होगी, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। तो आप देखोगे बच्चों कि साइन 2 पे और थीटा 2 पे दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाती है, ठीक है। फिर साइन 3 डिग्री पे देख लो, साइन की वैल्यू और थीटा की वैल्यू रेडियन में चेंज करने के बाद देख सकते हैं दोनों के दोनों एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाती हैं। थर्ड केस के अंदर देखें 4 डिग्री पे चेक कर लें, ये और ये दोनों इक्वल होंगी, लेकिन ये सिर्फ उसी सूरत में पॉसिबल है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी जब आपके पास थीटा की वैल्यू बहुत स्मॉलर होगी। जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर चेंजिंग आती जाएंगी। तो बड़े एंगल के लिए आप इसको रिलेट नहीं कर सकते, जस्ट फॉर द स्मॉलर एंगल, जब एंगल की वैल्यू बहुत कम होती है तो फिर थीटा की वैल्यू और साइन थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। जैसा कि मैंने यहां पर आपको ये चीज सिखा दी, ये पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपके माइंड की क्लैरिटी के लिए, ठीक है, मैंने ये चीज एक्सप्लेन कर दी आपको। ओके बच्चों, तो इसलिए मैं यहां पर कह सकता हूं कि जब साइन थीटा स्मॉलर होता है तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या होता है, थीटा फॉर स्मॉल एंगल, ठीक है। स्मॉल एंगल के लिए साइन थीटा जो है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा के इक्वल होता है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, फिर इसको साइन थीटा की जगह पे लिख दूंगा थीटा। सो एफ इज इक्वल टू -mg, और साइन थीटा की जगह क्या लिख दूंगा, हमारे पास आ जाएगा थीटा। ओके जी, अब बच्चों जरा यहां पर गौर करें, यहां पर जो ये एक डायग्राम बनी हुई है, मैं इसको यहां पे दोबारा से ड्रा करता हूं। ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनी हुई है, ऐसे है, और ये हमारा पेंडुलम आया हुआ है, और ये एक्स की वैल्यू है, और ये है जी लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक। अच्छा, यहां पर एंगल हमारे पास बना हुआ है थीटा, और ये बहुत स्मॉलर एंगल है, ठीक है, ये हमने पहले से जान रखा है, ये एंगल बहुत स्मॉलर है। बच्चों हमने यहाँ पर अब थीटा की वैल्यू पुट करनी है, और थीटा की वैल्यू पुट करने के लिए हमने ये रिलेशन चैप्टर 5 के अंदर सीखा था, वो एक लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एक मैथमेटिकल रिलेशन था। वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि एक सर्कल के अंदर जो एक आर्क लेंथ है, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होती है उसी के सेंट्रल एंगल के। अब देखो ये सेंटर के साथ जो एंगल बना रहे हैं ना, सेंट्रल एंगल और ये आर्क लेंथ, इनके दरमियान एक रेशो होती है, इक्वल रेशो होती है, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो एस है, अगर इसकी वैल्यू स्मॉलर होगी तो थीटा की वैल्यू स्मॉलर होगी, अगर एस की वैल्यू ग्रेटर होगी तो थीटा की वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। जैसे जैसे आप आर्क लेंथ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे थीटा बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आर्क लेंथ कम करते जाओगे वैसे वैसे थीटा कम होता जाएगा। तो आर्क लेंथ के दरमियान और एंगल थीटा के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन पाया जाता है, लेकिन ये उसी सूरत पॉसिबल है अगर आर रेडियस कॉन्स्टेंट रहे, रेडियस चेंज ना हो, उससे रिलेशन मिला था एस इज इक्वल टू आर थीटा, समझ गए। अच्छा, तो अब यहां से थीटा की वैल्यू निकाली तो क्या होगी, एस डिवाइडेड बाय आर। एस क्या है, गौर से सुन लो, यहां पर आर्क की लेंथ एस है, ठीक है। अच्छा, और आर क्या है हमारे पास, आर ये रेडियस है, ये सेंटर से लेकर इस सर्कल के एक पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी बात करते हैं, ये पेंडुलम ऐसे ऐसे घूम रहा है, फर्स्ट करो ये ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूमना शुरू कर दे, ऐसे पूरा ऐसे सर्कल में घूमेगा। तो अब जरा नोट करना बच्चों, मैं यहां पर बना ही देता हूं, ये पेंडुलम जो है वो हमारा सर्कल में ऐसे, ये इस तरह से, यहां से हमने यहां तक डिस्प्लेस किया, ये ऐसे, ठीक है। अब असल में हम कह रहे हैं कि ये इसकी जो है लेंथ है एल, लेकिन अगर देखा जाए तो ये इस सर्कल का रेडियस है ना, रेडियस है ना। अच्छा, अब ये जो है वो ये आर्क लेंथ क्या है, एस, ये देखें, लेकिन असल में देखा जाए तो ये वो डिस्प्लेसमेंट एक्स है जो इसने कवर किया। यहां पर एस की जगह पर क्या आएगा, एक्स, ठीक है, एस की जगह पर एक्स आ गया, और इसकी लेंथ की जगह पर क्या आएगा हमारे पास, ये रेडियस आर,
ठीक हो गया बच्चों। तो अब आपने ना यहाँ पर यही वाली चेनिंग करनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट करने वाले हैं, एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी, और यहाँ रेफरेंस दे दीजिए पहले कि एस इज इक्वल टू आर टाइम थीटा होता है। तो उसी रेफरेंस से हम कह सकते हैं कि थीटा फिर हमारे पास किसके इक्वल होता है जी, एस डिवाइडेड बाय आर। तो ये पेंडुलम को अगर हम इसके देखें तो ये एक किस्म की सर्कुलर पार्ट का ही एक मोशन जो है परफॉर्म कर रहा है, ये सर्कुलर मोशन का ही एक पार्ट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे ये क्या है, आर्क लेंथ एस, और उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी हमारे पास, एक्स के, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी एक्स ऐसे, ठीक है। एक्स डिवाइडेड बाय फिर क्या होगा, रेडियस। तो ये देखो जरा, जिस सर्कल में ऐसे घूम रहा है इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक है, तो ये बेसिकली पेंडुलम की जो लेंथ है ना बच्चों, यही एज अ रेडियस एक्ट करेगी, और यहाँ पर हम लिख देंगे ये एल है, एक्स बाय एल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो बेसिकली एक्स बाय एल आ जाएगा, सॉरी एल आ जाएगा हमारे पास। तो इस तरह एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी इंटू एल बन गया, एक्स बाय एल। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको मैं यहां से ऐसे मिटा देता हूं, ओके। तो हमें एक रिलेशन मिल चुका है, वो क्या है, एफ इज इक्वल टू माइनस जी, चले मैं एम आगे लिख देता हूं, और साथ में है जी एक्स डिवाइडेड बाय एल, ओके। अब आपने न्यूटन सेकंड लॉ से यहां पर वैल्यू पुट करनी है, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं एफ इज इक्वल टू एम ए, ये इस तरह से वैल्यू पुट किया आपने यहां पर इसकी, माइनस जी एम इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एल, इधर भी एम है इधर भी एम है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चला कि ये जो ए एक्सेलरेशन ए है वो बराबर है माइनस जी इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एल, ओके बच्चों। अब जरा देखो एक्सेलरेशन को इधर ही रखते हैं, ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये एल क्या है, लेंथ। इस पेंडुलम की लेंथ कम या ज्यादा नहीं हो रही, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है मैंने बताया था कि ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब इसमें लचक नहीं है, अगर लचक होती तो हो सकता थोड़ी सी लेंथ इसकी बढ़ जाती या थोड़ी लेंथ इसकी कम हो जाती। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि हमने क्यों कहा था कि ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, इसकी लेंथ चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर फ्लेक्सिबल होती, जिस तरह इलास्टिक है इसको खींचते हैं तो लेंथ बढ़ जाती है ना, तो इस तरह उसमें इलास्टिसिटी नहीं होनी चाहिए, लचक नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये लेंथ भी इसकी कांस्टेंट रहती है, क्योंकि ये हमारे पास इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है। तो ये जी भी कांस्टेंट, ये एल क्योंकि चेंज नहीं होता, तो जो चीज चेंज नहीं होती इसे कांस्टेंट कहते हैं। तो इन दोनों की जगह पर मैं लिख देता हूं जी कांस्टेंट, इसकी जगह मैंने कांस्टेंट लिख दिया। अच्छा, कांस्टेंट के बाद फिर पीछे क्या बचता है, ये माइनस और ये एक्स, माइनस एक्स। तो जब आप इक्वल और कांस्टेंट को खत्म करेंगे तो आपके पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा माइनस एक्स के साथ, क्योंकि बच्चों जब प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी होती है तो इक्वल और कांस्टेंट लगाते हैं, जब प्रोपोर्शनैलिटी को इंट्रोड्यूस करना है तो वापस इक्वल और कांस्टेंट को उड़ाएंगे। तो ये आ गया जी हमारे पास एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो यहां से ये जो हमारी सबसे मेन कंडीशन थी ये इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की, वो यहां पर पूरी होती है। आपने देख लिया कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ओके। फिर अगर हम बात करें जी इसके एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की, तो बच्चों आपने देखा कि ये पेंडुलम जो है इस तरह से वाइब्रेट करता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर जाके यहां पर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0, और मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, मैक्सिमम। फिर एक जो अदर एक्सट्रीम है उसके ऊपर जाके फिर वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0। तो जरा इसके हाफ पाथ में देखो, यहां से यहां तक आते हुए मैंने इससे पहले लेक्चर में बड़ी डिटेल से बात की थी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज करती है तो उसमें जो प्रोड्यूस होने वाला एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो यहां वेलोसिटी 0 थी, यहां पर आके वेलोसिटी हाफ पाथ में मैक्सिमम हो गई मीन पोजीशन के ऊपर। तो वेलोसिटी 0 से मैक्सिमम होने का मतलब यह है कि वेलोसिटी इंक्रीज की है, तो एक्सेलरेशन भी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगा। लेकिन जब ये इस मीन से इस एक्सट्रीम पर आता है ड्यूरिंग दिस हाफ पाथ, तो इस हाफ पाथ के दरमियान में आपने देखा यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम लेकर आया था, लेकिन जब ये इस पर पहुंचता है तो वेलोसिटी 0 हो गई। सो मैक्सिमम से 0 वेलोसिटी होना इस चीज को इंश्योर करता है कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हुई है, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो उसमें एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी होता है। तो इस सूरत में हम देख सकते हैं कि यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज की तो एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यहां से यहां तक वेलोसिटी डिक्रीज की एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी। तो पूरे पाथ के दरमियान जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रही है ना बच्चों, वो मीन पोजीशन की तरफ ही रही है, ओके। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई।
अच्छा, और हमने ये प्रूव भी कर लिया कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन के। अब बच्चों हमने क्या करना है, अब हमने यहां पर इसका जो एक टाइम पीरियड का रिलेशन है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट करेंगे एक सिंपल पेंडुलम का, चलिए उसको देखते हैं। बच्चों टाइम पीरियड होता क्या है, पहले उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड क्या होता है। टाइम पीरियड वो टाइम होता है जो कि एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अच्छा, अब मान लीजिए कि ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और ये एक चक्कर मुकम्मल कर लेता है, ये एक चक्कर इसने मुकम्मल कर लिया। ठीक है, इसका हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताइए एक चक्कर मुकम्मल करते हुए, ठीक है, उसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो कितना कवर किया, 2 पाई। ठीक है, और इसको जो टाइम लगेगा एक चक्कर मुकम्मल करते हुए, इसको क्या बोलेंगे हम, टाइम पीरियड। अब जरा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला रिवाइज कीजिए। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू क्या होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा डिवाइडेड बाय टाइम टी। अगर ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट थीटा है वो 2 पाई यानी एक मुकम्मल चक्कर हो जाए, एक मुकम्मल चक्कर का एंगल कितना होता है, 2 पाई होता है। तो फिर बच्चों जो हमारे पास टी है ना टाइम, वो टाइम पीरियड बन जाएगा, क्योंकि टाइम पीरियड मैंने बताया वो टाइम होता है जो कि एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो उसी रिस्पेक्ट से फिर हम यहां लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई डिवाइडेड बाय, यहां पर आ जाएगा कैपिटल टी। अब कैपिटल टी टाइम पीरियड है जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसको आप इधर ले आए, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। ये आ गया आपके पास रिलेशन। लेकिन यहां पर ओमेगा की वैल्यू क्या है वो आपने पुट करनी है, तो आपको फाइनली टाइम पीरियड मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ओमेगा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर हमने एक रिलेशन लिख रखा है। ये एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ पे मूव करती है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, तो उसका जो एक्सेलरेशन होता है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, उसका जो एक्सेलरेशन होता है वो कौन सा होता है बच्चों, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, ड्राइव की थी, AC इज इक्वल टू एक्स ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, तो इसी एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगा, यहां से मैं इसी इक्वेशन को यहां पर दोबारा लाऊंगा। ये देखिए जी, A इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय एल था। ठीक, तो इस एक्सेलरेशन की जगह ना मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूं, माइनस एक्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जी एक्स डिवाइडेड बाय एल आ जाएगा। अब माइनस से कट गया, ठीक है, और एक्स से कट गया। यहां पर आपको क्या मिला, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय एल। तो इससे फिर ओमेगा की क्या वैल्यू मिलेगी, ओमेगा के वैल्यू के लिए आपने दोनों तरफ ले लेना है स्क्वायर रूट। तो बच्चों आपको मिली जी डिवाइडेड बाय एल, ये वैल्यू मिल गई आपको। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब हमें ओमेगा की वैल्यू यहां से मिल चुकी है, तो टाइम पीरियड का रिलेशन तो हम पहले से कैलकुलेट करके रखे थे यहां पर। ठीक है, यहां ओमेगा का मसला था, ओमेगा की वैल्यू मिल गई। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ओमेगा की वैल्यू क्या है जी हमारे पास, जी बाय एल। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको सही करके लिख देता हूं, जी बाय एल। अब देखो बच्चों, ये इसके साथ डिनोमिनेटर में है, ये उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यूं लिख सकता हूं कि हमारे पास टी जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई बाय जी बाय एल था, उल्टा होके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय जी, क्योंकि ये 2 पाई के साथ डिवाइड हो रहा था, अब मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हमने रिवर्स ले लिया। ये हमारे पास टाइम पीरियड का वो फार्मूला होता है। अब इस टाइम पीरियड के फार्मूले से आपने क्या सीखना है वो देखिए जरा, कि जो इसका पेंडुलम का टाइम पीरियड है उसके फार्मूले में दो चीजें आ रही है, एक लेंथ आ रही है और एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। टाइम पीरियड डिपेंड करता है जी लेंथ के ऊपर, टाइम पीरियड डिपेंड करता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर। अगर पेंडुलम की आप लेंथ बढ़ाएंगे तो उसका टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, अगर उसकी लेंथ कम करेंगे तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा। ठीक है, उसके दरमियान एक रिलेशन है। इसी तरह से टाइम पीरियड का ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ एक रिलेशन है। तो दो चीजों के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अगर जो है वो आप लेंथ को चेंज करेंगे टाइम पीरियड में चेंज आएगा, आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को चेंज करेंगे तो इसके अंदर टाइम पीरियड में चेंज आएगा। लेकिन यहां पर अक्सर पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि अगर हम एक जो पेंडुलम है उसके मास को डबल कर दें तो उसके टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखो बच्चों, यहां पर टाइम पीरियड का कोई फैक्टर यहां पर इन्वॉल्व नहीं है।
तो टाइम पीरियड को अगर हम देखें सिंपल पेंडुलम के केस के अंदर, तो उसके अंदर मैथ इन्वॉल्व नहीं है, तो हम कहते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैथ होता है इसका टाइम पीरियड। ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ लेंथ के ऊपर और सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको कोई भी वैल्यू दी जा सकती है। अगर ये कह दिया जाए कि अगर लेंथ को 4 टाइम कर दें तो क्या टाइम पीरियड बढ़ेगा, तो बिल्कुल बढ़ेगा। आप एल की जगह 4L लिख देंगे और इसी को सॉल्व करके दिखाएंगे उसको। ठीक है, जी की वैल्यू चेंज करके बता देगा आपको कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जी की वैल्यू यहां पर आप चेंज करेंगे और उसका आंसर देखेंगे आप। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हमने फाइनली सीख लिया कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन मैथ्स पे डिपेंड नहीं करता। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो बच्चों कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।